students, welcome to BPSC Right Way. We are here to announce our new program Weekly Current Affairs. BPSC Right Way आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आया है। इसमें हम सप्ताह भर की इम्पोर्टेंट खबरों को एनालाइज करेंगे। इससे संबंधित सामग्री आपको हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। So these are some important topics which we are going to discuss shortly, like PM-FME योजना, एक है सांख्यिकी दिवस 2020 एंड वन इम्पॉर्टेंट इज कोवैक्सीन। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी, और लास्ट में हम देखेंगे टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं PM-FME योजना के बारे में। इस योजना को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने 29 जून 2020 को घोषित किया था। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में घोषित की गई है। इसका फुल फॉर्म है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। इसका उद्देश्य है मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के लिए समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं, जैसे संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच का ना होना, बुनियादी ढांचे की कमी, ब्रांडिंग और मार्केटिंग आदि की कमी। इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए यह घोषणा की गई है। आपको बता दें, असंगठित क्षेत्र में ही भारत का अधिकतर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रही हैं। इसके अलावा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए भी इस योजना में एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों के द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही एक जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान की जाएगी और उसी से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। यदि किसी जिले में एक खाद्य की पहचान नहीं हो पाई है तो उसके अलावा भी अन्य उत्पादों को उत्पादित करने के लिए इकाइयों को सहायता दी जाएगी इस स्कीम के तहत। इस स्कीम के लिए 5 वर्ष की अवधि तय की गई है, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक, और इस यूनिट्स के द्वारा लगभग 9 लाख कुशल और अर्धकुशल लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी जताई गई है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में इनको व्यय का जो अनुपात है वो 60:40 रखा गया है। 7% इसका जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाएगी और 40% राज्य सरकार है। उसके अलावा जो पूर्वोत्तर या हिमालय राज्य हैं उनमें केंद्र सरकार का ये हिस्सा 90% तक हो जाएगा और बाकी 10% राज्य सरकारें उठाएंगी। तो बेसिकली इस योजना के द्वारा एक जिले में एक उत्पाद के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएंगी और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग के लिए इस स्कीम के द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। ये है आपका संकल्प पर्व। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है। इसमें 5 पेड़ लगाने को प्राथमिकता दी जा रही है। वे 5 पेड़ ऐसे हैं जो देश की हर्बल विरासत का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। इसके अलावा भी यदि आप कोई और पौधा लगाना चाहते हैं तो उसको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन 5 पेड़ों को लगाने के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए और सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पूरे वर्ष उसके द्वारा लगाए गए पौधों का ध्यान रखें ताकि वे पौधे हमेशा सुरक्षित और फलते फूलते रहें। तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक है, संकल्प पर्व। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, सांख्यिकी दिवस 2020। स्टैटिक्स डे 2020 29 जून को मनाया जाता है। ये रोजमर्रा के जीवन में आंकड़ों के महत्व को लोकप्रिय बनाने और लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। PC महालनोबिस की जयंती, जिनका की जन्म 29 जून का है, उसके उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम SDG 3 और SDG 5 से संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 एंड गोल नंबर 5। सो गोल नंबर 3 है आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, और SDG 5 है लिंग समानता प्राप्त करना और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। इससे संबंधित इस बार का सांख्यिकी दिवस रखा गया है। इसके अलावा कुछ और जानकारी देख लेते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कोलकाता में PC महालनोबिस के द्वारा ही 1931 को की गई थी
और उसे बाद में 1959 में कानून के द्वारा एक स्वायत्त राष्ट्र महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। सांख्यिकी से संबंधित आंकड़े भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कोवैक्सीन। केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन CDSCO ने देश के पहले कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इसे ICMR की प्रयोगशाला और NIV पुणे और भारत बायोटेक ने तैयार किया है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी ने तैयार किया है और दवा नियंत्रक ने इसके फेज 1 और फेज 2 ट्रायल की अनुमति दे दी है। बात करें अगर क्लिनिकल ट्रायल की, तो क्लिनिकल ट्रायल किसी भी नए परीक्षण और उपचारों का अध्ययन करता है, साथ ही मानव स्वास्थ्य परिणामों पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन भी करता है। इस परीक्षण में शामिल होने के लिए स्वयंसेवकों की आवश्यकता होती है, वॉलंटियर्स की। इसमें बच्चे सहित सभी उम्र के लोग इस परीक्षण में भाग ले सकते हैं। बायोमेडिकल क्लिनिकल परीक्षण के 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण बहुत ही छोटे समूह पर किया जाता है और चौथे चरण के बाद देश में मंजूरी मिलने के बाद इसका प्रोडक्शन बड़े लेवल पे किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, खोलोंगछू परियोजना। भारत एवं भूटान ने 600 मेगावाट क्षमता वाली खोलोंगछू जलविद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका निर्माण दोनों देशों के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम भागीदारी के रूप में होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि संयुक्त उद्यम भागीदारी के रूप में 2 देश आपस में कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना को खोलोंगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थापित किया जाएगा। संयुक्त उद्यम साझेदारों में भारत की तरफ से सतलुज जल विद्युत निगम और भूटान की तरफ से ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन ने हिस्सा लिया है। ये दोनों निगम भारत और भूटान की तरफ से इसमें कार्य करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पे 2 देशों की सरकारें सीधा इन्वॉल्व ना होकर के 2 देशों के कोई कॉर्पोरेशन, कोई इंस्टीट्यूट आपस में संयुक्त उद्यम भागीदारी के तहत इस परियोजना में हिस्सा लिए हैं। इसके अलावा संयुक्त उद्यम के सहयोगी इसे 30 वर्षों के लिए केवल संचालित करेंगे और इसके बाद इस परियोजना का पूर्ण स्वामित्व भूटान सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में 720 मेगावाट की मंगदेछू पनबिजली परियोजना भी पूरी की है, जो भूटान के साथ ही हमारी प्रस्तावित थी। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मंगदेछू पनबिजली परियोजना। यहाँ पर इसका हमारे लिए जो रणनीतिक महत्व है वो ये है कि बिम्स्टेक का सदस्य होने के नाते भूटान भारत के लिए भौगोलिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और भारत दोनों देशों के बीच इस तरह की विकास परियोजनाओं के संबंध में समर्थन और अपनी एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट नीति को प्रभावी बना सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA ने विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जहां 1970 में महिलाओं की मृत्यु दर 60 मिलियन थी, वहीं 2020 में ये बढ़कर 142 मिलियन पर पहुंच गई है, यानी कि 50 वर्षों में लगभग दुगनी रेट हो गई है डेथ रेट। वैश्विक स्तर पर जन्म के समय अगर आप बात करें तो 1.2 मिलियन महिलाओं की मृत्यु हुई है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है वो है लिंग परीक्षण। तो लिंग परीक्षण के कारण कुल मृत लड़कियों की संख्या लगभग 2/3 है और जन्म के बाद महिला मृत्यु दर लगभग 1/3। तो आप देख पा रहे हैं लिंग परीक्षण जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट जो है महिलाओं की वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जन्म से पूर्व लिंग चयन के कारण विश्व में हर वर्ष लगभग 12 से 15 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से ऑलमोस्ट 90% भारत और चीन में ही होती हैं। सो दिस इज वेरी मच कंसर्न एरिया फॉर इंडिया, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलरली भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में वर्ष 2020 तक मृत महिलाओं की संख्या लगभग 45 मिलियन हो गई, जहां चीन में ये आंकड़ा 72 मिलियन है और भारत में हर वर्ष जन्म के समय लगभग 4,60,000 लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। भारत में प्रति 1000 महिला पर 13.5 प्रति महिला की मृत्यु प्रसव पूर्व लिंग चयन के कारण ही होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो पॉपुलेशन रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और ये इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय की जन्म और पुण्यतिथि है ये, जो चिकित्सक भी थे और साथ में पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं।
यह दिवस डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने और समाज में डॉक्टरों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय दिवस की स्थापना 1961 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी और साथ में भारत सरकार ने BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित उसी समय किया था। बात करें डॉक्टर बिधान चंद्र राय की, तो उन्होंने 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोविड-19 महामारी काल में चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ये दिवस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 2026 तक देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4 करोड़ छात्रों के लिए लैपटॉप और टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है। ये आंकड़ा लगभग कुल छात्रों का 40% माना जाता है। लगभग 3.1 लाख सरकारी स्कूलों के लिए जहां अभी सूचना और संचार तकनीकी सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए भी केंद्र सरकार ने 55,840 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुसार अभी जो स्कूल बंद हुए हैं उन्हें खोलने के लिए स्वच्छता और क्वारंटाइन उपायों हेतु प्रति स्कूल लगभग 1 लाख रुपए तक खर्च करने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियों की, तो भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अधिक कमी है। अधिकांश छात्रों के पास लैपटॉप, टैबलेट या अन्य इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। देश के अधिकांश शिक्षक तकनीकी रूप से इतने प्रशिक्षित नहीं हैं कि वह बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर सकें और ऑनलाइन सामग्री प्रोवाइड कर सकें। और साथ ही कई विषय ऐसे हैं जिनमें छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा की यानी प्रैक्टिकल लर्निंग की आवश्यकता होती है, उनको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा पाना संभव नहीं है। महामारी के कारण देश भर में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, किंतु सामाजिक असमानता और डिजिटल डिवाइड ऑनलाइन शिक्षा के समक्ष अभी भी भारत में बहुत अधिक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सामाजिक असमानता और डिजिटल डिवाइस, these are the two factors which are acting as big hurdles for online education. इसके बाद आगे देखते हैं डाक मतपत्र की पोस्टल बैलेट। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इसके अलावा एक और अस्थायी व्यवस्था के तौर पर कोविड-19 के संदिग्ध या संक्रमित मरीजों के लिए भी इस सुविधा की लाभ उठाने की अनुमति दी है। निर्वाचन आयोग के सुझाव पर विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए दिव्यांगों और 80 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के लोगों को पहले ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्र से मतदान की अनुमति प्रदान की थी। हालिया संशोधन की अगर बात करें तो 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को ये जो डाक मतपत्र की व्यवस्था दी गई है, उससे आने वाले बिहार विधानसभा में लोगों को सबसे पहले फायदा पहुंचने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जो एक मुख्य योजना पीएम के द्वारा बनाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये उसी का हिस्सा है। इसमें लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को कवर किया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अनुदानित अनाज मिलता है, उसके अलावा 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। यह योजना अप्रैल, मई और जून के लिए शुरुआती तौर पे बनाई गई थी, परंतु अब इसका विस्तार नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। कहीं कहीं राज्यों के अनुसार यहाँ पर 1 किलोग्राम दाल या चना इत्यादि देने की भी सुविधा की गई है। सरकार के द्वारा इस योजना के विस्तार पर लगभग 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प टैक्स। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प टैक्स ने 2 श्रेणियों में कॉगएक्स 2020 पुरस्कार जीते हैं। यह पुरस्कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दिया गया है। कोरोना हेल्प डेस्क को माईगोव, जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड और व्हाट्सएप के द्वारा रिकॉर्ड 5 दिनों में विकसित किया गया और साथ ही इसे पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित इस मॉडल को बनाया गया है। इस हेल्प डेस्क को बनाने में शामिल रहे जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड को ही कॉगएक्स 2020 पुरस्कार से नवाजा गया है। कोविड-19 के लिए जिन 2 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया है, उनमें पहली श्रेणी है कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार तथा दूसरी श्रेणी है पीपल्स चॉइस कोविड-19 समग्र विजेता की।
बात करें माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की, तो इसके चैटबॉट के द्वारा महामारी के संबंध में नवीनतम सूचना प्रदान करके 28 मिलियन से अधिक भारतीयों की अब तक मदद की जा चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है ई कचरे में बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 और 2030 की अवधि में वैश्विक ई वेस्ट में तकरीबन 38% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बात करें भारत की, तो भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन टन ई कचरे का उत्पादन होता है। वर्ष 2019 में कुल ई कचरे के 18% से भी कम हिस्से का पुनर्नवीनीकरण हो पाया, यानी रिसाइकलिंग हो पाई केवल 18% से भी कम हिस्से की। इसका अर्थ ये है कि सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम और अन्य उच्च मूल्य वाली सामग्री को अधिकांशतः यूं ही जला दिया गया। इसका अर्थ है कि इसको रिसाइकल नहीं किया गया और ये जो मूल्य सामग्री थी वो हमारी जलकर खत्म हो गई। तो कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे अन्य घरेलू उपकरण, कैमरा, मोबाइल फोन और ऐसे ही अन्य उत्पाद जब उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई कचरे की संज्ञा दी जाती है। इस ई कचरे में मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम जैसे कई विषैले तत्व होते हैं जिनके यदि असुरक्षित निस्तारण अगर इनका किया जाए तो इससे मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी बीमारियों को ये जन्म देता है। साथ में लैंडफिल में ई वेस्ट मिट्टी और भूजल को भी ये दूषित करता है। जहां पर भी इसे लैंडफिल की तरह डाला जाता है वहां के आसपास की मिट्टी और भूजल दूषित हो जाते हैं। इसके चलते ये खाद्य श्रृंखला में भी एंटर कर जाता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में पुनर्नवीनीकरण करने वाली 312 अधिकृत कंपनियां हैं जो प्रति वर्ष लगभग 800 किलो टन रिसाइकलिंग करती हैं। परंतु भारत में सबसे बड़ी चुनौती है अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा ही रिसाइकलिंग का काम किया जाता है। लगभग 90% रिसाइकलिंग अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा की जाती है। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। केंद्र सरकार जल्द ही वर्ष 2028 तक देश को ओलंपिक चैंपियन बनाने के उद्देश्य से जूनियर एथलीटों के लिए भी टॉप्स की शुरुआत करेगी। टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत बेसिकली 2014 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष के तहत हुई थी। पहले ये योजना केवल सीनियर एथलीटों के लिए थी। अब इस योजना का विस्तार जूनियर एथलीटों के लिए करने की घोषणा की गई है। इसका लक्ष्य ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की संभावना रखने वाले एथलीटों की पहचान करके उन्हें ओलंपिक की तैयारी के लिए समर्थन और सहायता देना है। इस योजना के माध्यम से उच्च प्राथमिकता वाले खेलों को अधिक समर्थन दिया जाता है। इस सूची में कुछ नाम हैं जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, तीरंदाजी तथा मुक्केबाजी। ये उच्च प्राथमिकता वाले वे खेल हैं जिसमें भारत के पदक जीतने की संभावना अधिक है। इसके अलावा अन्य खेलों को राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी एनएसएफ के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स। इससे संबंधित अपने सुझाव, अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीकली करंट अफेयर्स में। तब तक स्टे ट्यून्ड विद बीपीएससी राइट वे।